Hello guys, this is the Cap and I am going to teach you IIT JAM syllabus and I'm going to start with mathematical physics. First of all, I'm going to introduce myself. My name is Saddam Leonardo Cap and I have also cleared my IIT JAM during 2017 with a rank of around 200. So I have completed my MSc and now I am doing my PhD from IIT Kanpur and my field of research is cosmology. So I thought that maybe I can give you a hint and so many people are trying to understand of physics from a different perspective, and there are so many challenges when you're going to do MSc as well as carry out your, so we have to think physics in a different way. The mathematics is very important sector which you have to very focus on that thing. So I'm going to covering each and every aspect which is required from the physics point of view, and I am going to also concentrate on the IIT JAM syllabus so that we can have the structure of the course. Okay, so the language of the video will be mixed English and Hindi, so don't worry if you are not comfortable with English. I am going to also teach you in Hindi. So first of all, हम जो cover करने वाले हैं वो करने वाले हैं mathematical physics. I am going to begin with mathematical physics because mathematical physics is one of the core thing in order to understand various topics in physics. Okay, so if your mathematics is weak, you are going to face a lot of problems. तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स वीक है तो आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस करोगे, बट इसमें कोई खास बात नहीं है. हम लोग जो मैथमेटिकल फिजिक्स अभी करने वाले हैं वो मैं इस टाइप से आपको प्रेजेंट करूंगा कि इट विल बी लॉट ईजियर. और मैथमेटिक्स क्या है? इट्स लाइक एन सॉल्विंग सम पजल, एंड इफ यू नो द रूल्स, इफ यू नो द लॉजिक, इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, द रूल्स एंड द थ्योरम्स, देन इट विल बी ईजी. तो अब मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा डील नहीं करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो मोड ऑफ लेक्चर होगा वो किस टाइप से होगा. तो सबसे पहले आपको जो मोड ऑफ लेक्चर होगा वो इंटरफेस में इस टाइप से बनाऊंगा कि यहाँ पे मेरी जो है राइटिंग पूरी जाएगी, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा, मैं एक रेफरेंस लेके रख सकता हूँ बिकॉज एज आई एम डूइंग PhD, आई एम नॉट टू मच इनटू दीज टॉपिक्स बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हम यूज़ करते हैं लेकिन उसका जो थियरम्स है वो सब हम भूल चुके हैं ना. तो हमें सब पता है लेकिन आई हैव टू स्टिक विथ वट एवर यू हैव, इजंट इट. तो एक हमारे पास सिलेबस है, हम यहाँ पे नोट्स देंगे. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कौन सा बुक फॉलो करने वाला हूँ. तो मैं जब बहुत सारे बुक्स की तरफ से देख रहा था, जब मैं अपने टाइम में BSc किया तो मैं बहुत सारे बुक्स को रिफ़र कर रहा था. बट हमारे पास टाइम की कमी है और लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है और हमें अपने कोर्स को पूरा का पूरा लेके चलना है. तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या कर दिया है, बहुत सारे मैं कुछ बुक्स को फॉलो करता हूँ. जैसे सपोज HK दास में सारा का सारा चीज़ें मिल जाता है, ठीक है. तो आप इसकी PDF ले सकते हो या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी को ले लो. हम वहाँ से कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और सब कुछ करेंगे. और HK दास के अलावा आप कोई भी चाहे बुक्स ले लेते हो, जैसे कि बहुत R फिकिन की बुक है, ठीक है ना. और लेट्स से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ठीक है ना. बहुत सारे बुक्स हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की, मतलब हज़ारों बुक्स हैं. तो आप कोई भी बुक्स ले लो, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है. हाँ, इक्का दुक्का प्रॉब्लम तो चेंज होता ही है. और उसके बाद हर सारे के सारे ऑथर को बताने का एक तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी उन लोगों ने रिसर्च कर रखी है. तो सबसे पहली बात ये है कि चलो भाई, अपनी इंडियन का माल है, ठीक है ना. इंडियन माल हमेशा अच्छा लगता है. ओके, कि बढ़िया है, चीज़ें मज़ा आता है ना. तो ठीक है, हम इस कोर्स को पूरा का पूरा मज़ेदार तरीके से करेंगे. ओके, और फॉलो करेंगे, मैक्सिमम ट्राई करेंगे हम HK दास का. फिर हम आर्थिकन की बात करेंगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करेंगे, मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करेंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, बात करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स की. मैं पैरेलल कोई कोर्स नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट जाऊँगा जो एक मैंने पैटर्न बनाया है उस हिसाब से, जो IIT JAM का पैटर्न है. तो मैं बात करता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स की. मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स. तो देखो, IIT JAM में जो होता है, जो चीज़ें पूछती है वो बहुत भारी भरकम नहीं होती. तो सबसे पहले मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी, जो भी 12 में तुमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है और 11th में तुमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, इसे तुम मे भी भूल भी सकते हो. तो बेटर ये है कि आप उनको जाएं और उसमें जो NCERT के हैं कुछ नहीं करना, सिर्फ NCERT के जितने भी चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लें. अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कमेंट करना, मैं एक बार क्या करूँगा, उसको जितना भी NCERT के जो भी चैप्टर्स हैं उनको मैं ट्राई करूँगा कि मैं सारा का सारा चैप्टर्स एक ही दिन में या फिर 1 घंटे की क्लास में पूरा ओवर कर दूँ, ठीक है ना. तो बात करेंगे हम कैलकुलस की. और मल्टी वेरिएबल्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि मल्टी वेरिएबल्स में क्या होता है कि डबल डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन आते हैं. फोर्थ इंटीग्रेशन भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. एक बार कॉन्सेप्ट अगर लग गया तो तुम 2 3 4 जितने करने हैं वो कर सकते हो. फिर बात आती है पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आज के बाद जैसे ही तुम क्वांटम मैकेनिक्स देखोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे. एक वेरिएबल से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करके 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल आते हैं. तो वहाँ पे टोटल डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट तुमने 11th और 12th में पढ़ रखा है वो काम नहीं करेगा. वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का जो
इक्वेशन से वो काम करेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में भी तुमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सो ऑन। तो वहाँ पे क्या होती है, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी है वो डिपेंड करता है एन और एस पे भी डिपेंड करता है, उसका जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है नंबर डेंसिटी, ठीक है, और इंट्रोपी पे डिपेंड करता है। तो वहाँ से हम टेम्परेचर की डिफिनेशन यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे टोटल का टोटल क्या करते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव का ही यूज करते हैं। तो इन सम सेंस हम सिर्फ मैथमेटिक्स में ऐसे बात कर रहे हैं जहाँ पे पूरा का पूरा फुल्ली एप्लीकेशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें बहुत कुछ ऐसे जैकोबियन है, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल्स हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन बहुत ही बेसिक है और हम यहाँ से करके देखेंगे भी कि कैसे वो बेसिक्स हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगर जैसे आप रिसर्च में जाओगे तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन जब एमएससी में जाओगे आप, कोई भी क्लासिकल मैकेनिक्स जब पढ़ोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होंगे जिसको आप डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और उस टाइम में हम क्या करते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमारे बहुत काम का आता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन क्या होती है, डाइवर्ज नहीं कर रही है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगा लो भाई, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। अब बात करते हैं हम उसके बाद फोरियर सीरीज की। फोरियर सीरीज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोरियर इंटीग्रल्स, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस। और ये धड़ल्ले से क्वांटम मैकेनिज्म यूज होता है, क्लासिकल मैकेनिज्म यूज होता है। आपको मज़ा आ जाएगा फोरियर सीरीज में। बहुत लोगों को पता है कि एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फोरियर सीरीज जो है, या फोरियर ट्रांसफॉर्म करें या फोरियर इंटीग्रल्स करें, ये होता बड़ा आसान है। लोग ये बोलते हैं कि अरे छोड़ देना यार, क्या करते हैं। तो अगर आप कॉस्मोलॉजी में जाओगे, ठीक है ना, और आप अगर फील्ड थ्योरी में जाओगे या फिर क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आपको क्वांटम बेसिकली फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो रहा नहीं, क्वांटम फील्ड थ्योरी में जाओगे, क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करोगे, कॉस्मोलॉजी की स्टडी करोगे, तो आपको जरूर ही चाहिए कि आपकी जो फोरियर इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही धड़ल्ले से अच्छी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरी की पूरी बातें डिस्कस करेंगे, कैसे हम करते हैं, कैसे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ना। वेक्टर अलजेब्रा इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ही बेसिक है। जिस तरह से आप ट्राइंगल लॉ को पढ़ चुके हो, ए प्लस बी इज गोइंग टू बी सी, ट्राइंगल लॉ फॉलो करता है, इट हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड इट हैज़ द direction. We are also talking about the vector space and all these things, but I think vector space की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। बट ग्रुप थ्योरी जानने के लिए जो आपके एमएससी में थोड़े बहुत आते हैं, पीएचडी में तो आएंगे ही, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन आपके पास वेक्टर कैलकुलस आता है, फिर मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल, जैसे मैंने कहा। सपोज कि अगर आपको क्या करना है, क्यूबिक का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आपको पता है कैसे निकलते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन तीन इंटीग्रल आएंगे, तीन तीनों का अलग अलग लिमिट होगा। तो हम इस टाइप के इंटीग्रल कैसे कैरी आउट करेंगे। सपोज आपको सरफेस, सपोज एक सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, लेट अस से इट इज अ स्फीयर। तो उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया निकालना होता है। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वहाँ पे निकलता है डी थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई से, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रल, दो इंटीग्रल है, आर इज अ कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट, बिकॉज आपको पता है सरफेस एरिया में रेडियस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आपको जो करना पड़ेगा 0 to पाई एंड 0 to 2 पाई। तो हम कैसे करेंगे इन चीज़ों को इंटीग्रल, वो चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान होता है धड़ल्ले से, मतलब एक लाइन का है चीज़ खत्म। फिर डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और ये डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जब तुम ग्रेविटी के बारे में पढ़ोगे, नॉट द न्यूटन ग्रेविटी बट फ्रॉम द आइंस्टाइन ग्रेविटी, तो वहाँ पे धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जब तुम लैग्रेंजियन पढ़ोगे, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन, जब तुम पढ़ोगे, इसकी स्टडी करोगे, तो वहाँ पे क्या होती है, हमें एक इंटीग्रल डिफाइन करना पड़ता है, इसका नाम होता है एक्शन। तो उसमें हम क्या करना पड़ता है, उस इंटीग्रल को हमें वेरिएशन लेना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, इन सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना पड़ता है, वहाँ सरफेस इंटीग्रल का टर्म आता है। तो उसमें इसका साफ साफ यूज है। तो अगर आप यहाँ पे सीखते हो इन सब चीज़ों को, तो मैं समझता हूँ कि उसमें उसके बाद आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, ग्रीन्स थ्योरम की बात करेंगे हम। ग्रीन्स थ्योरम ऑब्वियसली वो मैंने कर दिया। और ग्रीन्स थ्योरम में भी ग्रीन्स थ्योरम की बात करेंगे, इसका यूज़ अगेन क्वांटम एरोडायनेमिक्स में होता है। तो जितने भी हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा। ऐसे ही हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने चुना भी है आईआईटी जैम का सिलेबस के। हमें और ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को नहीं पढ़ना, ये सारा का सारा चीज़ें एक बार में ही कवर करता है। बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट जो आईआईटीज़ होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो सिलेबस होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी ही डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन आपको ये, जब अगर आपकी ये बेसिक चीज़ें अगर कवर हो चुकी है, तो आपको उन सब चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी एमएससी में जब आप इनरोल करोगे अपने आप को। बट अगर आपकी यही सारी चीज़ें कमज़ोर हैं, आप चलो एमएससी में निकल भी गया, तो फिर जाके प्रॉब्लम होगी। और ये सारी चीज़ें अगर कमज़ोर रह भी जाती हैं, तो आपकी जो पीएचडी है वो, उसमें आप बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली हो। तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम द बीएससी टू पीएचडी, वो आपकी समझ लो यहाँ से स्टडी होती है। और मैं आपके साथ पूरा का पूरा टाइम रहूँगा, ठीक है, आपके एमएससी में भी रहूँगा, फिर आपके
पीएचडी के टाइम में भी रहूँगा, ठीक है ना। और मेरे पास अलग चैनल भी है जिसमें मैं रिसर्च की वीडियोज भी डालता हूँ जो पीएचडी के बेस्ड पे है। तो अगर आप पीएचडी करोगे, रिसर्च के बारे में जानने की चाहोगे तो मेरे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बट फॉर अ मोमेंट हम लेट्स फोकस ऑन दिस आईआईटी जेईई सिलेबस, वो तो बात की बातें हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों में क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, टेम्परेचर चेंज कैसे होता है, जितने भी आप क्लासिकल मैकेनिक्स ले लो, जितना भी कोई भी फिजिक्स उठा के रख लो, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन तो आता ही है। यानी कि सिस्टम की जब डायनेमिक्स को हमको स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता है, उन वेरिएबल्स को, जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है उनमें क्या होती है, चेंज किस टाइप से आता है, किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आता है, वो हमें शो करता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो पहले जब आप 11th में पढ़े होगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पढ़े होगे। लेकिन जैसे जैसे आप बीएससी में आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़े होगे, उसके बाद अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी आपको पता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, और ए को हम लिख सकते हैं कि एम इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। और आप समझ लो कि f इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, देन ये क्या होगी, ये बन गया आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की दिक्कत क्या है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे बाउंड्री कंडीशंस होते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस को चूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे हम चूज करेंगे। दूसरी बात, क्वांटम मैकेनिक्स में तो धड़ल्ले से आपको सिर्फ ओनली ऑन आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो इन अ नटसेल अगर मैं कहूँ कि फिजिक्स में आप कोई भी फिजिक्स उठा लो, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो इसीलिए हमारा जो इम्फेसाइज होगा कि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। और अभी भी आप अगर बीएससी थर्ड ईयर में हो तो मे बी आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया होगा, और वहाँ पे आप हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और या फिर हाइड्रोजन एटम के बारे में जो है वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे आपको एक बेसल्स फंक्शन के बारे में जानकारी होगी, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। वो तो बेसल फंक्शन, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करते हैं, हम बेसल फंक्शन को यूज़ करते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो स्पेशल केस है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में भी स्टडी करेंगे, थोड़ी सी ये एडवांस स्टडी है। जब आप आईआईटीज़ में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ भी हम सारे के सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि इट मीन्स कि इस चैनल में आपको पूरा का पूरा चीज़ें क्या होगा, पूरी की पूरी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वो आती है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। ये देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का नॉलेज होना। इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट धड़ल्ले से क्वांटम मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, जब आप न्यूमेरिकल टेक्निक यूज़ करोगे इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं पाइथन, उसके बाद मैथमेटिका यूज़ करते हैं, मैटलैब यूज़ करते हैं, तो आपको क्या होगा, कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन आपके पास रहेंगे एक्स वाई जेड, और उनका आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स का यूज़ कैसे हम करते हैं। ऑन द अदर हैंड क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है, जो भी क्वांटम ऑपरेटर्स है वो बेसिकली क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। क्वांटम ऑपरेटर्स मतलब ऐसे हम पोजीशन की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, और वो जो ऑपरेटर है वो मैट्रिक्स है। तो उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट आती है यूनिटरी मैट्रिक्स की आती है, उसके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आती है, टेंजेंट मैट्रिक्स की, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है, तो वो इन्वॉल्व है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की। इसी वजह से हमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो इसकी जो थ्योरी है, अलग अलग कंडीशंस होती है, बेसिकली जो कंडीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक्स का हम पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, बहुत ही बेसिक है, जो आप ऑलरेडी 11th और 12th में कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस उसमें बात करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद मैट्रिक्स में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसके हम कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, उससे कंजुगेट हम निकालते हैं। उसके बाद इनर प्रोडक्ट हम की बात करेंगे, तो मैट्रिक्स का एक इनर प्रोडक्ट होता है वो कैसे करेंगे। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जब एमएससी में आ जाओगे, इवन पीएचडी में भी जहाँ पे आपको कोर्स वर्क कराया जाएगा, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखो भाई, जब आप रियल नंबर्स के साथ वर्क करते हो, रियल नंबर एक बहुत ही छोटा नंबर होता है, नंबर लाइन ले लो और उसके बाद वहाँ पे जितने भी लाइन्स है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स लिख लो। बट कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, एक इमेजिनरी प्लेन और होती है जहाँ पे आपको इस लाइन में भी क्या होती है, एक नंबर का सिस्टम आ गया आपको, ठीक है। ऑलरेडी इस लाइन में कोई नंबर ऐसा नहीं जिसको आप रिलेट कर सकते हैं इन रियल लाइफ, बट इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले क्या हो रही थी, पहले हमारी गाड़ी एक लाइन पे चल रही थी यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन अब हमारी गाड़ी क्या करेगी, एक पूरी की पूरी स्पेस में चल सकती है, जैसे कि यहाँ पे पूरी गाड़ी चल सकती है। और हमें ये देखना है कि देखो भाई, इसका जो भी गाड़ी इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसकी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। जब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है तो इसमें जो संभावनाएं हैं चीज़ों को करने का, द पॉसिबिलिटीज अगेन बिकम्स वेरी वेरी लार्ज, इजंट इट।
तो अगर हम कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर दें रियल चीज़ को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो वहाँ पे इसकी जो डायनेमिक्स होती है वो रीच हो जाती है और हमें बहुत सा चीज़ों को स्टडी करने का एक मौका मिल जाता है, ठीक है। और बहुत सारी जो कैलकुलेशंस है जो हम रियल चीज़ पे करेंगे, उसको जब हम कॉम्प्लेक्स में लेके आते हैं और फिर उसका हम उससे क्या कर सकते हैं, हम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रियल इन्फॉर्मेशन को। तो सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से दिखाते हैं और जेड को हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, और बी इज अगेन नंबर, ए इज अगेन नंबर, बट आई क्या होती है, वो होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, अगर हमें कुछ चाहिए तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर ले लो और रूट निकाल दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लाइफ को, हमारे कैलकुलेशन को बहुत इजी करता है और इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने आसान होते हैं और हमारे लाइफ को इतनी ज़्यादा आसानी कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और प्लस इसके सहारे आप क्या करते हैं, बहुत ही चीज़ों को जान सकते हैं। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, पूरी कॉम्प्लेक्स थ्योरी पे ही बेस्ड है। जिसमें हम करते हैं ना बात वेव फंक्शन का, इज डिनोटेड बाय साई और लेट अस से फाई। फाई और साई इज एनीथिंग लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर ई टू द पावर आई के एस माइनस ओमेगा टी और ई टी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन वहां से हम क्या करते हैं, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जब मैग्नीट्यूड दिखाते हैं तो वो क्या देता है, हमें प्रोबेबिलिटी देता है, और ये प्रोबेबिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन माई एक्सपेरिमेंट। तो देखो रियल नंबर वहाँ वर्क नहीं करता, वहाँ वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। उसी तरह से ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। तो देखो अब अभी अभी हम शायद मे बी 1 महीना या फिर 2 महीने, ठीक है ना, रेगुलर मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स की मिल जाएंगी। हमारा जो लेक्चर का पूरा वे होगा वो इस टाइप से, आप देख लो किस टाइप से हमारा बना हुआ रहेगा, ऐसा रहेगा। एच के दास मैं फॉलो करूँगा, और एच के दास फॉलो करने के बाद मैं पूरा का पूरा पहले स्टार्ट में करूँगा लिमिट से, जैसे कि मैंने अभी भी टाइटल दे रखा है कि आज का जो टॉपिक होगा वो मेरा क्या होगा। मैं स्टार्ट करूँगा लिमिट्स, लिमिट से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की। फिर हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स की। एंड उसके बाद धीरे धीरे हम सारी की सारी चीज़ों को करेंगे। अब देखो मैंने बहुत सारी चीज़ों को भी आपके सामने रख दिया है, ठीक है, कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ठीक है। लेकिन द थिंग इज दैट मैं ट्राई ये करूँगा कि आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूँ और जो कुछ एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको कराता चलूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये पोर्शन है। अब मैं एग्जाम्पल्स, मैं पूरे के पूरे एक्सरसाइज आपके साथ बैठ के नहीं कर सकता, ये आपकी ड्यूटी है। बिकॉज ये जो लेक्चर होगा वो बस महज एक 1 आवर का होगा या फिर लेस देन 1 आवर का होगा। उसके बाद जो ड्यूटी है वो आपकी है। तो आपका यहाँ रोल प्ले होता है कि मैं जो पढ़ा दिया उसको आप कंप्लीट करो। आप कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं मेल दे दूंगा, वो मेल में आप कर लेना। आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है ना, और ट्राई करो। और उसके बाद आप ऑब्वियसली शेयर करने तो मैं बोलूँगा ही, लेकिन अब मैं ये भी बोलूँगा कि आप क्या करो, जितने भी कैलकुलेशन करते हो उसको पीडीएफ में जरूर रखना, बिकॉज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको जो भी लेक्चर्स देता हूँ उसके आप खुद से नोट्स बनाओ। मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करूँगा, मैं नोट्स इसलिए प्रोवाइड नहीं करूँगा बिकॉज ये आपकी हैबिट को ख़राब कर देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन, इट इज़ फाइन, बट यहाँ पे मैं कोई कोचिंग वगैरह करा नहीं रहा हूँ। लेकिन यू कैन ऑल्सो सपोर्ट मी, तो जब मेरा सपोर्ट बटन खुल जाएगा तो आप वहाँ पे ज्वाइन करना और फिर मुझे जो भी कुछ भी डॉलर्स में पे करना है, रुपीज़ में पे करना है, वो आप रुपीज़ में पे कर सकते हो एज यू वांट, ओके। तो ये कुछ बातें हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो हमारी जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं लूँगा कि इस पे लिमिट्स पे लूँगा, और वो जो लिमिट का लेक्चर होगा भी 15 to 20 मिनट्स। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और ये जो आप बोलोगे कि लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आप क्यों पढ़ा रहे हो, बिकॉज देखो अब हम पढ़ाने वाले हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन होती है वो डबल और ट्रिपल होगी। इट मीन्स कि जो फंक्शन होगी उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, एक्स वाई में भी जेड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक ऐसा फंक्शन ले लूंगा जिसकी जो डिपेंडेंसी वो एक्स वाई पी है। आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा किसके बारे में, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में। लेकिन वहाँ का जो फंक्शन था वो डिपेंड था सिर्फ वन वेरिएबल पे, और आप लिखते थे कि देखो भाई ये एक्स अगर किसी एक पर्टिकुलर लिमिट में कन्वर्स कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इवन इफ क्या वो फंक्शन फॉर इफ यू गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे के सारे बस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर देंगे, 2 डायमेंशन में लेके आएंगे और 3 डायमेंशन में लेके आएंगे। तो अगर आपको पता चल गया कि 2 डायमेंशन में कैसा होता है, यू कैन ऑटोमेटिकली शिफ्ट इन 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन और एनी डायमेंशन। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को भी क्या करते हैं, एक डायमेंशन से, या कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिसर्च। तो आई होप आपको अभी तक जो ढांचा है हमारे लेक्चर का, जो लेक्चर सीरीज होने वाला है, वो समझ आ चुकी होगी। तो आई होप अगर आपको ये समझ आ चुकी होगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से। तो दिस इज सद्दाम लेनार्डो कैप साइनिंग आउट, एंड थैंक यू वेरी मच टू सीइंग माय वीडियो।